is coming. I gotta love, you got a friend. I gotta love, and you got a friend. It knows we're here. CN पाने रिप्रेजेंटिंग द टैंक। कहानी की शुरुआत होती है 2 मई 1946 से, जहां हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ बारिश हो रही है और तूफ़ानी हवाएं चल रही है। ऐसे में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक पानी के टैंक के अंदर उतरता है, जो कि 100 फीट गहरा होता है। जैसे ही वो आदमी अंदर पहुंचता है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है और जल्दी जल्दी बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे अंदर खींच लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 32 साल आगे, ओकलैंड कैलिफोर्निया 1978, जहां हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जोल्स होता है, जो कि अपने हस्बैंड बेन के साथ एक एक्वेरियम चलाती है। एक्वेरियम वो जगह होती है जहाँ छोटे छोटे समुद्री जीवों को कांच के डब्बे बनाकर उनमें पानी भरकर उन्हें रखा जाता है। जोल्स और बेन की एक बेटी होती है जिसका नाम रिया होता है, और इनके पास एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम आर्ची होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इनसे मिलने के लिए एक आदमी आता है जो कि पेशे से वकील होता है। वो बेन को एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि समुद्र के किनारे अलास्का में तुम्हारी माँ की कुछ प्रॉपर्टी है और ये उसी के डॉक्यूमेंट है। बेन कहता है कि मेरी माँ के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया। वकील कहता है कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी माँ के नाम पर नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी के नाम पे थी। वकील बेन से यह भी कहता है कि अगर तुम इसे बेचना चाहो तो मेरे पास एक अच्छा डीलर है जो इसे अच्छे दाम में खरीद सकता है। बेन कहता है कि नहीं, हम पहले उसे देखना चाहेंगे। आगे वकील बेन से पूछता है कि तुम्हारे फादर की डेथ कैसे हुई थी। बेन कहता है कि उसके फादर और उसकी बहन की डेथ एक कार एक्सीडेंट के दौरान हुई थी। वकील कहता है कि जहाँ तक मैंने सुना है वहाँ तक तुम्हारे फादर और तुम्हारी सिस्टर की डेथ पानी में डूबने की वजह से हुई थी। बेन कहता है कि नहीं, मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही बताया है कि उनकी डेथ एक कार एक्सीडेंट के दौरान हुई थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन और उसकी फैमिली वो प्रॉपर्टी देखने के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उस प्रॉपर्टी पर एक घर बना हुआ है जो कि उसके मॉम और डैड का होता है। जब बेन और उसकी वाइफ जोल्स अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें काफ़ी पुरानी चीज़ें और तस्वीरें दिखाई देती है जो कि बेन के मॉम और डैड की होती है। इसके बाद जोल्स और बेन उस घर की बालकनी में जाते हैं। वहाँ उन्हें बीच का एक काफ़ी सुंदर व्यू दिखाई देता है जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। वहाँ उन्हें एक पानी का टैंक भी दिखाई देता है जो कि बेन के पिता अलेक्जेंडर जेसी एडम ने खुदवाया था। बेन उसे देखने के लिए अंदर जाता है और जब बेन अंदर पहुँचता है तो वो देखता है कि काफ़ी बड़ा टैंक है और इसके अंदर एक वॉल्व भी लगा हुआ है जिसे चालू करके टैंक में पानी भरा जा सकता है। बेन जब टैंक के अंदर से बाहर आने लगता है तो उसे टैंक के अंदर एक पुरानी लालटेन दिखाई देती है जो कि उसी के पिता की होती है। उनकी मौत के दौरान वो उसी लालटेन को लेकर टैंक में उतरे थे। बेन जब टैंक से बाहर आता है तो उसकी बेटी रिया भी टैंक के अंदर जाने की जिद करती है, लेकिन बेन उसे कहता है कि तुम कभी भी इस टैंक के पास नहीं आओगी। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि बेन अपनी कार में से कुछ खाने पीने का सामान और बिस्तर लेकर आता है और जोल्स घर की साफ़ सफाई कर रही होती है। उसी दौरान जोल्स को एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि बेन के डैड और उसकी सिस्टर की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी और आज तक उनकी बॉडी का कोई पता नहीं चला है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ होता है कि पुलिस को मिसेस एडम यानी कि बेन की मां मिस लिंडा के ऊपर शक था, और जब ये सब कुछ हुआ तब बेन की मां प्रेग्नेंट थी, यानी कि बेन का जन्म नहीं हुआ था। यह सब पढ़ने के बाद बेन कहता है कि यह सब कुछ बकवास है, मेरी माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आगे हमें दिखाया जाता है कि जोल्स अपनी बेटी रिया को कहानी सुनाकर सुला देती है और फिर बेन के पास जाती है और उससे पूछती है कि हमें इस प्रॉपर्टी का क्या करना चाहिए। वो कहती है कि मुझे लगता है हमें इस प्रॉपर्टी को बेच देना चाहिए क्योंकि हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है और ये घर भी काफ़ी डरावना है। बेन कहता है कि नहीं, हम इसे नहीं बेच सकते क्योंकि ये मेरे डैड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन और जोल्स एक डायरी पढ़ रहे होते हैं जो कि बेन की मॉम की होती है। इसमें बेन की मॉम लिखती है कि आज 22 अप्रैल 1946 है और अब मैं और मेरे पति और मेरी छोटी सी बेटी रोजिस और मेरे पेट में जो बच्चा है वो, अब हम सब समुद्र के किनारे अपना एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। बेन की मॉम मिस लिंडा आगे लिखती है कि इस सप्ताह हमने एक पानी की टंकी भी खुदवाई है जो कि 100 फीट गहरी है और इसमें हमने 7 से 8 ड्रिल भी करवाए हैं जहाँ से हमें काफ़ी मीठा पानी मिला है। आगे मिस लिंडा लिखती है कि आज फिर से रोजिस के पिता पूरी रात तूफान के साथ जागे हैं और सुबह तूफान बंद होने के बाद रोजिस और मैं टहलने के लिए बीच पर चले गए थे, लेकिन आज रोजिस के पिता बीच पर तैरने के लिए नहीं आए और जब हम घर पहुँचे तो वो घर पर भी नहीं था। मिस लिंडा 3 दिन बाद आगे लिखती है कि आज उन्हें गए 3 दिन हो गए और मैंने लोकल पुलिस को भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कहीं गए होंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन मुझे उनकी सेफ्टी की चिंता लगी रहती है और रोजिस को भी अपने डैड की काफ़ी याद आती है।
वापस हमें इधर बेन और जोल्स को दिखाया जाता है। जोल्स कहते हैं कि 5 मई 1946 की लास्ट एंट्री है इस डायरी में। तभी बेन कहता है कि 10 मई 1946 को रोजिस भी गायब हो गई थी, जो कि बेन की सिस्टर थी। बेन कहता है कि आखिर इन 5 दिनों में से क्या हुआ होगा जो रोजिस भी गायब हो गई। बेन कहता है कि मैंने कई बार अपनी माँ से इसके बारे में पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी सच नहीं बताया। अगले सीन में रिया को दिखाया जाता है, जो कि अकेली सो रही होती है। तभी उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें और किसी की आहट महसूस होती है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। वो भागकर अपनी मोम के पास जाती है। इसके बाद जोल्स और बेन पूरे घर में घूम कर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वो घर के बाहर जाकर भी देखते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। अगली सुबह बेन फिर पानी के टैंक में उतरता है उसे सही करने के लिए। तब जोल्स बेन से कहते हैं कि हम प्लम्बर को क्यों नहीं बुलाते, लेकिन बेन कहता है कि ये आसान है, मैं खुद कर लूँगा। जब बेन टैंक के अंदर ढूंढता है तो उसे एक वाल्व दिखाई देता है, जिसे चालू करने पर टैंक में पानी भरना शुरू हो जाता है। बेन को टैंक के अंदर एक सुरंग भी दिखाई देती है, जो कि काफ़ी लंबी और बड़ी होती है। हालांकि अभी तक बेन और जोल्स इस सुरंग के खतरे से काफ़ी अनजान हैं। बेन टैंक के अंदर का वाल्व चालू करके बाहर आने लगता है। तभी उसे टैंक के अंदर कीचड़ में एक अजीब से जानवर के बच्चे की डेड बॉडी मिलती है, जो कि अभी तक पूरी तरह फॉर्म नहीं हुआ था। बेन उसे लेकर बाहर आता है और अपनी वाइफ जोल्स को दिखाता है। जोल्स कहती है कि हमें इसे प्रिजर्व करना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन और जोल्स का कुत्ता, जिसका नाम आर्ची होता है, वो उस टैंक को देखकर भौंक रहा होता है, क्योंकि कुत्ते बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। वो किसी भी खतरे को पहले ही भांप लेते हैं। इसीलिए बेन का कुत्ता आर्ची समझ जाता है कि इस टैंक के अंदर कोई जानवर है। आर्ची को भौंकते हुए देखकर रिया, जो कि बेन और जोल्स की बेटी है, वो टैंक के अंदर जागती है। उसे टैंक के अंदर से कुछ डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर बेन और जोल्स भी वहाँ जाते हैं, लेकिन इस पर बेन कहता है कि वो शायद पानी के पाइप की आवाज़ होगी। तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है, जो कि प्रॉपर्टी के सिलसिले में आई होती है। वो बेन से कहती है कि पहले भी मेरे पापा एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ ये ज़मीन बिकवाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन तुम्हारी मोम ने बेचने से साफ इनकार कर दिया था। वो लेडी बेन को बताती है कि एक प्रॉपर्टी डीलर है जो इसे काफ़ी अच्छे दाम में खरीद सकता है अगर आप चाहें तो। वो लेडी बेन और जोल्स को वो प्राइस भी बताती है, जो कि वो डीलर देने के लिए तैयार होता है। बेन और जोल्स उस प्राइस को देखकर इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद बेन उस लेडी को कहता है कि चलिए मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, लेकिन इस पर वो लेडी कहती है कि नहीं, मैं अकेले जाना पसंद करूँगी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जब वो लेडी अपनी गाड़ी के पास पहुँचती है और उसमें बैठकर जाने लगती है, तब उसे पता लगता है कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है और वो गाड़ी से बाहर आती है। तभी अचानक एक जानवर आता है और उस पर हमला कर देता है और उसे खींच कर ले जाता है और मार देता है। दरअसल ये वही जानवर होते हैं जो उस टैंक के अंदर उस सुरंग में रहते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी अजीब और डरावने होते हैं। वापस इधर हमें जोल्स को दिखाया जाता है, जो कि उन जानवरों की आवाज़ सुनकर उठ जाती है। हालांकि अभी भी बेन और जोल्स को इन जानवरों के बारे में कुछ नहीं पता होता है। इसके बाद जोल्स और बेन इस जानवर की आवाज़ सुनकर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी जोल्स को शीशे के पास एक जानवर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। जोल्स जब ये बात बेन को बताती है तो वो कहता है कि वो कोई रेकून होगा। बेन की इस बात पर जोल्स कहती है कि वो कोई रेकून नहीं था, उसके बड़े बड़े दांत और पंजे थे। बेन कहता है कि जोल्स अब बस भी करो, मुझे रिया को नहीं डराना है। जोल्स कहती है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना। बेन कहता है कि ठीक है, कल ही मैं डीलर से बात करता हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन उस घर के स्टोर रूम में पड़े कबाड़ को यूज़ करके पुराने जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। बेन जब पानी पीने के लिए नल में से पानी भरता है तो उस नल में साफ़ पानी की जगह कीचड़ आने लगता है। तब बेन इसे सही करने के लिए फिर से टैंक में उतरता है और जब बेन टैंक के अंदर आगे जाता है तो उसे टैंक में एक लोकेट और एक मरा हुआ रेकून मिलता है, जिसे लेकर बेन बाहर आता है और अपनी वाइफ जोल्स को दिखाता है। बेन जोल्स से कहता है कि शायद कल रात को जो आवाज़ें आ रही थी वो इसी की थी, और साथ ही वो जोल्स को वो लोकेट भी दिखाता है जो उसे अंदर मिला था। उस लोकेट को देखकर जोल्स घर के अंदर भागती है और बेन की सिस्टर की तस्वीर लेकर आती है। उस तस्वीर में बेन की सिस्टर रोजी ने वैसा ही लोकेट पहना हुआ होता है जैसा बेन को टैंक के अंदर मिला होता है। दरअसल ये लोकेट बेन की सिस्टर रोजी का होता है, जिसे काफ़ी टाइम पहले उन बड़े बड़े दांत और पंजे वाले जानवरों ने मार डाला था, और बेन के डेड को भी इन्हीं जानवरों ने मारा था। जोल्स बेन से कहती है कि मुझे लगता है हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, ताकि वो अंदर जाकर देखे और पता लगाए कि आखिर अंदर हुआ क्या था। इसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गाड़ी में गैस भराने के लिए गैस स्टेशन जाता है। तब उसे रास्ते में उसी लेडी की गाड़ी दिखाई देती है जो उससे प्रॉपर्टी के बारे में बात करने आई थी। उसकी गाड़ी को देखकर बेन अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और उस लेडी को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे झाड़ियों में उसकी लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और पुलिस को कॉल करता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जोल्स को घर के अंदर खून दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए जोल्स एक कमरे तक पहुंचती है, लेकिन वो कमरा लॉक होता है। इसके बाद जोल्स उस कमरे की चाबी ढूंढती है। चाबी मिलने के बाद जोल्स जब कमरे में जाती है तो वहाँ उसे बेन की मॉम की एक डायरी दिखाई देती है। जोल्स उस डायरी को पढ़ने लगती है। तभी अचानक उस कमरे का गेट बंद हो जाता है। जोल्स जब उस गेट के नीचे से बाहर देखती है तो उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि मानो कोई उसके पास आ रहा है।
इसके बाद जोल्स उस छोटे से स्टोर रूम जैसे कमरे का रोशनदान तोड़कर वहाँ से बाहर निकलती है और चिल्लाते हुए अपनी बेटी रिया के पास जाती है। दूसरी तरफ वापस हमें बैन को दिखाया जाता है जो कि जल्दी जल्दी गाड़ी भगाकर अपनी वाइफ जोल्स और अपनी बेटी रिया के पास आता है। बैन जोल्स से कहता है कि कल जो लड़ी प्रॉपर्टी के बारे में बात करने आई थी उसे किसी ने मार दिया है और मैंने पुलिस को भी कॉल कर दिया है, वो आ रही है। तभी जोल्स बैन से कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे डैड और तुम्हारी बहन की मौत कैसे हुई थी। जोल्स कहती है कि उनकी मौत पानी में डूबने की वजह से नहीं बल्कि उनकी मौत इसी घर में हुई थी और इसीलिए तुम्हारी मॉम ने कभी तुम्हें इस घर के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम कभी भी यहाँ आओ, और उन्होंने पुलिस से भी झूठ बोला कि तुम्हारे डैड और तुम्हारी बहन की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। जोल्स बैन को वो डायरी दिखाती है जो उसे उस बंद कमरे में मिली थी। उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे माफ़ कीजिएगा, अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, यहाँ से भागिए। अगले सीन में हमें पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो कि उनकी मदद करने के लिए आया होता है। जब तक वो पुलिस वाला गाड़ी से नीचे उतरता उससे पहले ही वो बड़े बड़े दांत और पंजे वाला जानवर उस पर हमला कर देता है। पुलिस वाला उस पर गोली चलाता है लेकिन वो जानवर उसे मार देता है। तभी वहाँ बेन भी आ जाता है। बेन उसे देखकर काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। बेन भागकर घर पर जाता है। जोल्स उससे कहती है कि क्या हुआ। बेन कहता है कि उसने उस पुलिस वाले को मार डाला। जोल्स कहती है किसने। बेन कहता है कि उसी जानवर ने जिसे तुमने कल रात को देखा था जिसकी आंखें नहीं थी। ये सुनकर जोल्स काफ़ी डर जाती है। वो कहती है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। बेन कहता है कि नहीं, हम अभी यहाँ से नहीं जा सकते, वो बाहर जंगल में ही है। जोल्स कहती है कि वो जानवर देख नहीं सकते लेकिन हमारी आवाज़ सुन सकते हैं और इसीलिए वो हमारी आवाज़ को सुनकर घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। बेन कहता है कि हमें किसी न किसी तरह उन्हें फिर से इस टैंक के अंदर भेजना ही होगा ताकि हम जंगल के रास्ते यहाँ से भाग सकें। आगे बेन कहता है कि हो ना हो इस टैंक के अंदर ही उनका घर या घोंसला है और अगर हम इसके अंदर ही कोई धमाका करते हैं तो वो इसकी आवाज़ सुनकर अंदर ज़रूर जाएंगे। जोल्स कहती है लेकिन हम धमाका कैसे करेंगे। बेन कहता है कि यहाँ स्टोर रूम में पुराना बारूद पड़ा है जिसकी मदद से हम धमाका कर सकते हैं। इस पर जोल्स कहती है कि नहीं, तुम दोबारा अंदर नहीं जाओगे। बेन कहता है कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें यह करना ही होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन फिर एक बार उस टैंक के अंदर उतरता है लेकिन इस बार बेन अपने साथ एक बाल्टी में बारूद लेके जाता है और उस टैंक में मौजूद सुरंग में रख देता है और ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट करने के बाद बेन उस टैंक से बाहर आने लगता है लेकिन तभी वहाँ अंदर वो जानवर आ जाते हैं और बेन के ऊपर हमला कर देते हैं। वापस इधर हमें जोल्स को दिखाया जाता है जो कि बेन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी मदद करने के लिए जाने लगती है लेकिन तभी वहाँ वो जानवर आ जाता है जो कि गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। जोल्स उसे रोकने के लिए गेट के सामने एक बड़ी अलमारी रख देती है लेकिन वो जानवर गेट को तोड़ देता है और तभी पीछे से खिड़की से एक और जानवर आता है और वो उसकी बेटी रिया को उठा कर ले जाता है। जब वो जानवर जोल्स के ऊपर हमला करता है तब जोल्स के पास जो लालटेन होती है उसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है। ये देखकर जोल्स समझ जाती है कि इन जानवरों को आग से डर लगता है। इसके बाद जोल्स पानी के टैंक के पास जाती है तो वो देखती है कि बेन टैंक से बाहर आ गया है और जख्मी हालत में है। जोल्स बेन को घर के अंदर ले जाती है। बेन जोल्स से कहता है कि वो जानवर रिया को टैंक के अंदर ले गया है। इसके बाद जोल्स अपने साथ कुछ आग का सामान लेती है और अपने हाथों पे कपड़ा लपेट लेती है ताकि जब वो जानवर उसके पास आए तो वो उसमें आग लगाकर उन्हें डरा सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोल्स अपनी बेटी रिया को बचाने के लिए, उसे वापस लाने के लिए उस पानी के टैंक में उतरती है। जब जोल्स उस सुरंग में जाती है तो वो वहाँ देखती है कि उसकी बेटी रिया अभी जिंदा है। इसके बाद जोल्स अपनी बेटी रिया को वहाँ से भागने के लिए कहती है और वो खुद वहीं टैंक के अंदर रुकती है ताकि वो उन्हें रोक सके। जोल्स थोड़ी देर तो उनको रोक सकी लेकिन फिर उन जानवरों ने जोल्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया लेकिन जोल्स किसी न किसी तरह एक दो जानवरों को मार देती है और बचकर टैंक से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद जोल्स भागती है और अपनी बेटी रिया और अपने कुत्ते आर्ची को जंगल में पड़ी हुई अपनी गाड़ी के अंदर बिठा कर आती है और फिर अपने हस्बैंड बेन को लेने के लिए जाती है। जोल्स जब बेन को भी गाड़ी तक लेके आती है तब तक वो जानवर वहाँ आ चुके होते हैं। जोल्स जल्दी जल्दी बेन और सबको कार के अंदर बिठाकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन एक जानवर उसकी गाड़ी पे चढ़ जाता है। तब जोल्स उसे गोली से मार देती है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।